अभी सीखेंगे परक्विजिट वैल्यूएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट फॉर हाउस होल्ड। क्या बता रहे, परक्विजिट वैल्यूएशन कैसे निकाला जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट फॉर हाउस होल्ड, वो आज सीखेंगे। चलिए बोर्ड में परक्विजिट वैल्यूएशन in respect of sweeper, gardener, watchman, और पर्सनल अटेंडेंट फॉर हाउस होल्ड। अभी समझना पड़ेगा कि स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट का अपॉइंटमेंट कौन दिया है, इज अपॉइंटेड बाय हुम। appointed by employer, कि appointed by employee। देखिए, आप एक एम्प्लॉय हो, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, और ऑर्गेनाइजेशन आपका घर का काम के लिए स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट को अपॉइंट कर दिया। ये वाला केस अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर। तो स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट एंगेज टू प्रोवाइड द सर्विस टू द एम्प्लॉय बट इज अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया और एम्प्लॉय के लिए स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट काम कर रहे, सैलरी कौन पे करेगा? अगर एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर सैलरी पे करेंगे। तो एम्प्लॉय के लिए ये वाला परक्विजिट को कौन सा नेचर का परक्विजिट आप मानोगे? क्योंकि आप जानते हो परक्विजिट 3 नेचर का होता है। इट मे बी इन द नेचर ऑफ फैसिलिटी, मे बी इन द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, मे बी इन द नेचर ऑफ रीइंबर्समेंट। तो अभी जो डिस्कशन हमने किया है कि अपॉइंट किया है एम्प्लॉयर ने, तो सैलरी भी एम्प्लॉयर ही पे करेगा। तो एम्प्लॉय के लिए ऐसा परक्विजिट को कौन सा नेचर का परक्विजिट माना जाएगा? ऑब्वियसली फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट माना जाएगा। तो फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट के लिए वैल्यूएशन का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि फैसिलिटी जो मिल रहा है, फैसिलिटी का वैल्यू कितना है वो तो पता करना है, वही वैल्यू तो टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के लिए। तो एम्प्लॉय को जो सुविधा मिल रहा है उस सुविधा का, वो बेनिफिट का वैल्यूएशन करना जरूरी है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इधर हम लिखेंगे सिंस परक्विजिट is in the nature of facility, it is taxable only में फोकस कर रहे, in the hands of specified employee। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में यह टैक्सेबल हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ऐसा टाइप का परक्विजिट कौन सा सेक्शन के थ्रू गवर्न होता है? आप बोलोगे सर इसके लिए जो सेक्शन होगा परक्विजिट का होगा सेक्शन 17(2)(3। गुड, वेरी गुड। अच्छा, वैल्यूएशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? एंड valuation is to be made
एज पर रूल 3 सब रूल 3 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962। क्लियर है? और रूल 3 सब रूल 3 क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है वैल्यूएशन करने के लिए? बता रहे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर कितना होगा रिगार्डिंग स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन एंड पर्सनल अटेंडेंट अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने जो स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट को एंगेज किया है एम्प्लॉय के लिए, इस रेस्पेक्ट में एम्प्लॉयर का एक्चुअल कॉस्ट क्या माना जाएगा? द सैलरी अमाउंट पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। तो द सैलरी अमाउंट पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन एंड पर्सनल अटेंडेंट वुड बी द परक्विजिट वैल्यू फॉर एम्प्लॉय। बात समझ में आया? एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड और पेएबल लिख रहे हैं हम। देखो परक्विजिट वैल्यूएशन अगर करेंगे, परक्विजिट वैल्यूएशन कैसे होगा? देखो एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड और पेएबल बाय एम्प्लॉयर और एनी अदर पर्सन on behalf of employer to sweeper, gardener, watchman, personal attendant। For a household of employee, for household of employee, ये वाला अमाउंट लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय से कुछ पैसा रिकवर किया जा रहा है, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय से कुछ पैसा रिकवर कर रहे तो वो तो रिड्यूस्ड हो जाएगा, वही रिड्यूस कर रहा है। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉयर ने जितना पैसा एम्प्लॉय से रिकवर किया उतना लेस करो, नेट बेनिफिट निकाल के आ जाएगा और यही हो जाएगा परक्विजिट वैल्यू। बट अगर अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉय तो कौन सा सेक्शन हम फॉलो करेंगे? अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉय होगा तो कौन सा सेक्शन फॉलो करेंगे बताओ? सेक्शन होगा 17(2)(4। क्यों? कैसे पता चला? बिकॉज अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने अपना काम के लिए स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट को अपॉइंट किया, तो सैलरी कौन पे करेगा? सैलरी पे करने का जिम्मेदारी एम्प्लॉय का ही है। बट अगर सैलरी एम्प्लॉयर पे कर देते, कैसे? एक तो हो सकता है ऑब्लिगेशन के रूप में, दूसरा हो सकता है रीइंबर्समेंट के रूप में। मतलब इस टाइप का परक्विजिट मे बी ऑब्लिगेशन, मे बी रीइंबर्समेंट। इस टाइप का परक्विजिट का नेचर ऑब्लिगेशन भी हो सकता है और रीइंबर्समेंट भी हो सकता है। परक्विजिट जो 3 नेचर का हो सकता है, फैसिलिटी, ऑब्लिगेशन, रीइंबर्समेंट। फैसिलिटी तो इस नेचर का परक्विजिट को बोलेंगे, इस नेचर का परक्विजिट में भी ऑब्लिगेशन, में भी रीइंबर्समेंट। कैसे? उदाहरण देंगे तो आपने आपका घर का काम के लिए स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट को अपॉइंट किया, तो आपको सैलरी पे करना चाहिए वो स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट को। बट होता क्या है, वो स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट महीना का एंड में आपका एम्प्लॉयर के पास चले जाते हैं और एम्प्लॉयर से पैसा ले लेते हैं। अब क्या बताएंगे? इसको बोलेंगे ऑब्लिगेशन नेचर का परक्विजिट, क्योंकि यू आर लायबल टू पे सैलरी टू स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट बिकॉज दे वर अपॉइंटेड बाय यू। बट हो क्या रहा है, एम्प्लॉयर ने आप जो पेमेंट करने के लिए लायबल था वो लायबिलिटी एम्प्लॉयर ने पूरा कर रहे हैं, एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं। तो ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेड बाय द एम्प्लॉयर, तो ये ऑब्लिगेशन नेचर का परक्विजिट हो गया। बट रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट भी हो सकता है। आपने पेमेंट किया
स्वीपर को, गार्डनर को, वॉचमैन को, पर्सनल अटेंडेंट को, क्योंकि आपने अपॉइंट किया है तो आपको पेमेंट करने का जिम्मेदारी था, आपने ही पेमेंट किया, बट जाके एम्प्लॉयर से पैसा का रीइंबर्समेंट ले लिया। तो ऐसा परक्विजिट को बोला जाता है रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट। क्लियर? आप जानते हो अलाउंस और परक्विजिट के बीच में फर्क, अलाउंस में भी पैसा मिलता है और रीइंबर्समेंट वाला परक्विजिट में भी पैसा मिलता है, बट दोनों में फर्क है। तो उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो डिटेल में डिस्कशन किया परक्विजिट का इनिशियल क्लास में, तो अभी उस समय जाने का जरूरत नहीं। सिंपल हम यहाँ लिखेंगे, आपको नोटिंग करना है, सिंस दिस परक्विजिट is in the nature of obligation or reimbursement, since this perquisite is in the nature of obligation or reimbursement, it is taxable in the hands of both specified and non-specified एम्प्लॉय। तो ये वाला परक्विजिट स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड दोनों के लिए टैक्सेबल माना जाएगा। इसमें तो वैल्यूएशन करने का जरूरत नहीं, बिकॉज अगर एम्प्लॉय ने अपॉइंट किया है तो एम्प्लॉय जानते स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट को कितना सैलरी पे करेंगे, ये तो जानते। चाहे वो एम्प्लॉयर डायरेक्टली स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट को पे कर दिया, हो सकता है एम्प्लॉय ने पे करके एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट ले लिया। इन बोथ केसेस एम्प्लॉय नो द अमाउंट, दैट इज वाई यहाँ पे वैल्यूएशन करने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे परक्विजिट का वैल्यू क्या मानेंगे, वैल्यूएशन करने का तो जरूरत नहीं है, तो इसलिए रूल में जाने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें रूल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे रूल लगाया था रूल 3 सब रूल 3, यहाँ रूल लगाने का जरूरत नहीं। क्या मानोगे परक्विजिट वैल्यू? परक्विजिट वैल्यू मानोगे अमाउंट पेड, अमाउंट पेड हुआ है, अमाउंट पेड बाय द अमाउंट पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। अमाउंट डायरेक्टली एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, नहीं तो एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया। क्लियर? एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, नहीं तो एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया। तो अमाउंट पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर वो हम लिख देते। परक्विजिट वैल्यू क्या मानोगे? अमाउंट पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। पेड मतलब डायरेक्टली पे किया है स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट को, और रीइंबर्स मतलब एम्प्लॉय ने पे कर दिया स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट को, बट एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट ले लिया। अच्छा, डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस वगैरह जो होता है, डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस वगैरह जो होता है, अलाउंस के साथ परक्विजिट का फर्क में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बेसिक क्लास में यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बट डोमेस्टिक अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, वो आपको याद दिलाएंगे। डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर एम्प्लॉय को डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस मिला है, डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। भला ये और डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस आपने यूटिलाइज नहीं किया है फॉर एंगेजिंग एनी डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट एंगेज करने के लिए आपने यूटिलाइज नहीं किया डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस को, फिर भी वो क्या हो जाता है, वो तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर आपने डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस मिलने में डोमेस्टिक सर्वेंट को एंगेज किया है कि नहीं किया है उसमें फर्क नहीं पड़ता है। डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, वो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का कैटेगरी में आता है। क्लियर है? अच्छा, अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन एम्प्लॉय को मिला है एम्प्लॉयर से, नहीं तो कॉन्सेशनल एकोमोडेशन मिला है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से। क्या बता रहे हैं? एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला, नहीं तो कॉन्सेशनल एकोमोडेशन मिला। अच्छा, वो जो एकोमोडेशन मिला एम्प्लॉय को, वो एकोमोडेशन में गार्डन वगैरह भी है और वो गार्डन का मेंटेनेंस एम्प्लॉयर कर रहे हैं। अब बताओ मुझे, ये गार्डन का मेंटेनेंस के लिए गार्डनर भी रहेंगे, ये सब गार्डनर का ट्रीटमेंट इस तरीका से करेंगे
कि वो रेंट फ्री एकोमोडेशन का ही पार्ट बन जाएगा। वो रेंट फ्री एकोमोडेशन का ही पार्ट है, उसको अलग से वो गार्डनर के रेस्पेक्ट में पार्क्विजिट वैल्यूएशन करने का जरूरत नहीं है। अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन नहीं तो कॉन्सेशनल एकोमोडेशन एम्प्लॉय को मिला है एम्प्लॉयर से, और वो एकोमोडेशन के साथ गार्डन वगैरह भी है और गार्डनर भी है, और गार्डनर का पैसा एम्प्लॉयर पे करता है, तो उस केस में हम गार्डनर के लिए अलग से पार्क्विजिट वैल्यूएशन नहीं करेंगे जो हमने यहाँ पे दिखाया है। वो रेंट फ्री एकोमोडेशन का पार्ट बन जाएगा, और रेंट फ्री एकोमोडेशन का जो वैल्यू निकल के आएगा वही वैल्यू मान लेंगे। गार्डनर को अलग से हम वैल्यूएशन नहीं करेंगे इस तरीका से। क्लियर? इस तरीका से वैल्यूएशन नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसको हम लोग हटाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं।